हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज आपके लिए केवीएस पीआरटी की जो हम सीरीज चला रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। इससे आपको अभी आप भले ही नहीं इसका लाभ ले पाएँ, लेकिन जब केवीएस पीआरटी की जो है वैकेंसी आएगी तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये आपकी सीरीज। तो आज से आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर सकते हैं। और हम ईवीएस का सेक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं जो आपके 20 नंबर निर्धारित करते हैं। और इसके पहले हमने हिंदी को, जो जनरल हिंदी है, उसको कंप्लीट कर लिया है। ये ठीक है ना। ये सेट ऐप है इसका, और इसके पहले के अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफ़ी अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। 20 क्वेश्चन भले ही हों, लेकिन अगर आपको प्रति क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो 20 या 60 प्रश्न आप इस सीरीज में सॉल्व कर पाएंगे। ये आप बुक देख पा रहे होंगे जिसमें ये प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अगर आप इनका पीडीएफ लिंक चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक के रूप में ये आपको 500-600 पेज है इसमें, तो ये अमेजोन पर मिल जाएगी, लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो 131 से शुरू होता है। चलिए, दिया गया है, देखिए कि वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। आपको बताना है क्या सही है। तो पहला दिया है, यह जानवरों के लिए एक कृत्रिम रूप से निर्मित संरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है, यह खतरनाक और लुप्तप्राय जंगली जानवरों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। और तीसरा दिया है, यह केवल पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। और चौथा दिया है, जानवरों को पकड़ना और शिकार करना यहाँ सख्ती से प्रतिबंधित है। बताइए। तो देखिए क्या इसका सही होगा। तो देखिए, हम चौथे जो है विकल्प इसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जानवरों को पकड़ना और शिकार करना यह सख्ती से प्रतिबंधित होता है। तो देखिए, अगर कोई जानवर जो है इंसानों पर ही हावी हो रहा है, ठीक ना, तो उसे अब क्या मारेंगे नहीं? तो बिल्कुल, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर शिकार कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में या सीमित जो है शिकार होता है। तीसरा दिया है, यह केवल पौधों के प्रजातियों के संरक्षण के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये पौधों साथ ही आपकी जो जानवर हैं, जंतु हैं, उनका भी संरक्षण करता है। दूसरा दिया गया था कि यह खतरनाक और लुप्तप्राय जंगली जानवरों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है, जो खतरनाक नहीं है उनको भी हम संरक्षित करते हैं। खासतौर से तो खतरनाक को तो और अच्छे से करना पड़ता है। तो आपका उत्तर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 1, कि यह जानवरों के लिए एक कृत्रिम रूप से निर्मित संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि मान लीजिए ये काफी बड़ा जंगल था, ठीक ना, ये तो आपका नेचुरली है, ठीक ना, ये जंगल है आपका, लेकिन इस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया है, कृत्रिम रूप से एक जो है आपका एक अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने घोषित कर दी। तो यहाँ पर इनका संरक्षण काफी अच्छे से हो जाएगा। इसकी फंडिंग अलग से होती है, तो जानवरों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए, 132वां प्रश्न है, ठीक है ना, कि कार्बन चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो कार्बन होता है आपका, कार्बन साइकिल होती है, उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या जीवाश्म ईंधन को जलाना। बताइए, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर है आपका दूसरा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें पौधे क्या है, ऑक्सीजन तो हम लोगों को देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का, वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। देखिए, श्वसन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो इसमें भी, और जीवाश्म ईंधन को जलाना, जब आप कोई भी चीज चलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन है, पौधे जो है अपना मतलब पौधे के पास जो अनावश्यक वाटर होता है वो उसको रिलीज करते हैं, तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन। चलिए, 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर से संचरित नहीं होता है। ठीक है ना, बताइए, यानी कि ट्रांसमिटेड नहीं होता है मॉस्किटो से। मस्तिष्क बुखार, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, आपका मलेरिया जो है, मलेरिया किससे फैलता है? आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक ना, प्रोटोजोआ, उससे ये होता है। किससे होता है? आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। ये भी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको बुखार आ जाता है और आपकी जो आरबीसी है वो एक इफेक्ट हो जाती है, यानी कि प्रभावित होती है। बात करें हम टाइफाइड की, तो टाइफाइड कैसा है आपका, बताइए। एक बैक्टीरिया डिसीज, यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है। बेसिकली एयर और वाटर,
यानी कि हवा और दूषित पानी से ये फैलता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया कौन सा उसका इसका होता है, वो होता है आपका सैल्मोनेला, ठीक है ना। सैल्मोनेला जो है टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। और इसके लिए हम आपका यूज करते हैं बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट आपका टाइफाइड में होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। दिया है आपको डेंगू, तो डेंगू में क्या होता है बेसिकली, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, तो वो डेंगू को कहते हैं। अरबो वायरस से होता है, अरबो जो है अरबो वायरस से ये होता है। इसका वाहक कौन होता है, जो आपका मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, मादा एजिप्टी मच्छर होता है वो इसका वाहक होता है। और एक बार मच्छर का जो आपका वायरस है, ये क्या करता है, हमारी प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो अब बचा आपका क्या, मस्तिष्क ज्वर, ठीक है ना। तो ये भी आपका किससे होता है, अभी आपका जो है मच्छर से होता है। तो उत्तर आपका मिल गया होगा आपका क्या, टाइफाइड। टाइफाइड आपका क्या होता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला एक डिसीज होता है। और ये आप देख पा रहे होंगे ब्रेन फीवर, जो मस्तिष्क ज्वर होता है, ये सुअर व मच्छर, सुअर से भी फैल सकता है और साथ ही मच्छर से भी ये फैलता है, ठीक है ना। ये वायरल डिसीज है आपका। चलिए, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट जानकारी है। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए। 134वां प्रश्न है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है, यानी कि सोर्स कौन है, जल है, सूर्य है, यूरेनियम है, या आपका जीवाश्म ईंधन। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऊर्जा है आपकी, तो उसका अंतिम स्रोत क्या बचता है, आपका सूर्य बचता है। जब कुछ नहीं रहेगा तो वो आपका सन रहने वाला है। चलिए, 135वां प्रश्न है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कहाँ से होगा, बताइए। एक दिशा में होता है, या एक दिशिक कह सकते हैं, दो दिशाओं में होता है, तीसरा है अनेक दिशाओं में होता है, या चौथा किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि दो दिशाओं में होता है। याद रखिएगा, देखिए जो ऊष्मा का प्रवाह है, ठीक है ना, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो दो में, एक तो होता है आपका फर्स्ट रूल के अनुसार जो है आपका ऊष्मा, एक सेकेंड, चलिए इधर लिख लेते हैं हम, एक मिनट, चलिए हाँ ओके है, एक मिनट इसको इरेज कर दें। चलिए अब ठीक जगह होगा। तो पहला नियम जो है आपका ऊष्मा ऊष्मा गति का, ऊष्मा गति का जो है फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है आपका कि जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम भी कहते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी स्थिर द्रव्यमान वाले यंत्र में ना तो किसी ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है, ठीक ना। सिर्फ इसे हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसका एक ये नियम कहता है। और दूसरा है आपका ऊष्मा गति का सेकंड लॉ, जो क्या कहता है कि ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तन, ऊष्मा का जो कार्य है उसमें पूर्णतः परिवर्तन असंभव है, ठीक है ना। और साथ ही क्या कहा जाता है कि ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। यदि किसी वस्तु का ए वस्तु का कम ताप है तो ये, और दो वस्तु का ज्यादा ताप है तो ये इसकी ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो ये इसके जो दो दिशा के नियम है वो ये आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 136वां, ठीक है ना। और इसकी आपको कई डेफिनेशन भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए 136वां प्रश्न है कि हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल कृषि को, प्राकृतिक वन की वृद्धि को, या क्षेत्र में प्राकृतिक परितंत्र के परिरक्षण को, ठीक है ना। बताइए क्या है इसका उत्तर। तो इसका जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र में एकल कृषि, यानी कि जो बड़े बड़े वन क्षेत्र हैं उसमें सब कुछ साफ करके अगर एक ही स्पीसीज की खेती की जा रही है तो वो बेसिकली एकल कृषि कही जाती है। चलिए 137वां प्रश्न है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। बताइए मानस जो है वो कहाँ पर है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछा जाता है कि मानस कहाँ पर है। तो मानस बताइए कहाँ पड़ता है, आपका असम में पड़ता है, ठीक है ना। ये आपका एक बताइए मानस क्या नहीं, ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये आपका विश्व विरासत स्थल भी है और साथ ही टाइगर रिजर्व भी है, हाथी रिजर्व भी है। और आपका एक जो है मानस क्या है, मानस आप जो है मानस है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। अब आते हैं
क्या असम में और कोई बायोस्फीयर रिजर्व भी है? बिल्कुल है। आप याद रखिएगा, आपका एक पड़ता है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा ये आपका असम में पड़ता है, ठीक है ना। आगे दिया है आपको उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हम बताते हैं, यूपी से हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से आपका पड़ता है नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो है उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है। चलिए, उसके बाद आपको ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और केरल में आपका पड़ता है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई जो है आपका ये तमिलनाडु केरल में पड़ता है, ठीक है ना। और बात आती है आपकी मेघालय, तो मेघालय में आपका कौन सा पड़ता है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 11.54, 48.46%, 57.54% या 46.46%? बताइए कितनी है 2011 की जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार। तो हमने आपको बताया था कि पुरुष आपके लगभग जो है 51.9% है, और महिलाएं अगर हम करें तो ये 48%। आप याद रखिएगा, तो उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है ना। किस आर्टिकल के अंतर्गत आपकी जनगणना होती है? तो 256 आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत में प्रत्येक 10 की जनगणना की जाएगी। 2011 की कौन सी थी आपकी, ये याद रखेंगे, तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र इंडिया की पूछी जाए तो आपकी ये 7वीं जनगणना रही थी, ठीक है। लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिंगानुपात तो ये था आपका 943/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 139वां प्रश्न है कि 3 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है बताइए? वन महोत्सव सप्ताह, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना, वन्य जीव सप्ताह या विश्व प्रकृति दिवस? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड नेचर डे है, जो आपका वो 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं, ठीक है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 140वां है कि जोहान्सबर्ग घोषणा का मुख्य परिणाम था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो 2002 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका संबंध जो है आपका जोहान्सबर्ग घोषणा से है, ठीक है ना। जो आपका जिसका एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 इज द पार्ट ऑफ द समिट, यानी कि एजेंडा 21 भी इसी का समिट है। इसमें जो इसके रूल्स ऑफ रियो समिट है जो है इसमें सजेस्ट किए गए थे। और इसका जो है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपकी जो जैव विविधता है, जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है, साथ ही गरीबी का कम करना है, जनसंख्या पर नियंत्रण पाना है, और प्रत्येक व्यक्ति को जल और वायु की अच्छी गुणवत्ता देना जो है इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य था। चलिए 141वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 141वां प्रश्न है कि गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट राइनो? बताइए कब किया गया था। तो देखिए ये लॉन्च तो किया गया था आपका 2005 में सॉरी, लेकिन अप्लाई पूर्ण रूप से फरवरी 2006 में ये किया गया था, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। और भारत में केवल एक जगह है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? असम के मानस में, ठीक है ना। मानस जो टाइगर रिजर्व है उसमें ये मानस टाइगर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर, मानस नेशनल पार्क क्या नहीं है मानस, ठीक है ना, तो उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिकली जो एक सींग होते हैं उनसे क्या होता है, कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती तो ये इसके जो है लोगों ने क्या किया, इसको मारना शुरू कर दिया। तो इसके संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट राइनो लाया गया था। चलिए 142वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की थी? छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? बताइए। तो देखिए याद रखिएगा, नरसिम्हा राव सरकार कब से कब तक थी? 1991 से लेकर 1996 तक। और आपका इसका उत्तर है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997 का टाइम पीरियड रहा था, ठीक है ना। इसी बीच जो कहते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये क्या लेकर आए थे? आपका एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी बेसिकली क्या थी? आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका जिसे हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण करेंगे, निजीकरण रहेगा और साथ ही वैश्वीकरण। ये इस पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया था? एक नई आर्थिक नीति को ये लेकर आए थे। चलिए 143वां प्रश्न है, ICIMOD का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म जो है ये आपसे काफी पूछी जाती है, तो इनका एक सेपरेट लेक्चर हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इसका
आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इंडियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल माउंटेन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडियन माउंटेन डेवलपमेंट, या चौथा दिया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल माउंटेन डेवलपमेंट। थोड़ा ही अंतर है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो हम बता देते हैं आपके लिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसमें याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड को याद रखिएगा, क्योंकि यही जो है आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। इसका जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1983, नेपाल में इसका जो है आपका मुख्यालय है। और इसमें क्या था, बेसिकली जो है माउंटेन के बारे में जानकारी साझा करना, और 8 जो है देश इसमें सम्मिलित हैं। 8 देशों का ये संगठन है एक, और इसमें जैसे अफगानिस्तान हो गया आपका, याद रख सकते हैं, आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद आपका भूटान हो गया, भूटान के बाद आपका चीन, भारत, और आपका म्यांमार, पुराना नाम इसका क्या था, बर्मा, आपका नेपाल हो गया, और पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, कितने हो गए, 1 2 3 4 4 8, ठीक है ना, 8 देश ये जो है इसमें शामिल थे। चलिए, 144वां प्रश्न है कि चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, यूपी में, केरल में, या एमपी में, बताइए कहाँ पर है ये। तो बात आती है चिनार की, तो चिनार पड़ता है आपका केरल में, ठीक है ना, केरल में जो है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है आपकी पड़ती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है प्राणहिता, ठीक है ना, प्राणहिता और पेनगंगा, और साथ ही इसके साथ बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है। यूपी में याद रखेंगे, यूपी में काफ़ी हैं, अगर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी दे दिया जाए तो कम नहीं है। सुर सरोवर होगा, पार्वती अर्गा, चंद्रप्रभा, सैंडी, समसपुर, ये सारी कहाँ यूपी में है जो इम्पोर्टेंट है। एमपी में कौन, ये आपकी यूपी की हुई, एमपी में भी काफ़ी हैं, जैसे घाटी गंगा, नौरा देवी, केन घड़ियाल परियोजना, करेरा, पेंच, पंचमढ़ी, पन्ना, संजय दुबरी, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कूनो, काफ़ी पूछी जाती है, तो कूनो आपकी एमपी में आती है। चलिए, 145वां है, ये मानव विकास सूचकांक का, ये आपका सीए का जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन लिया गया, इसके लिए हम आपको न्यू अपडेट देंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 146 की तरफ। 146वां प्रश्न है कि जाति समानता का प्रचार करने वाला एक संगठन सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ताराबाई सिंधे, या ज्योतिबा फुले। तो आपको बताना है किसने किया था। तो देखिए, जाति समानता और इसके लिए सत्य शोधक समाज, आप इतना ही याद रखें। तो बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले जी ने की थी, जिनकी एक बुक के बारे में भी काफी जिक्र किया जाता है, वो थी बुक इनकी गुलामगिरी के नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, 147वां प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित पठारों में से किस में पाया जाता है, बताइए। पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार, या भारत का छोटा नागपुर पठार। देखिए, तो अगर आप याद होगा आपके लिए, तो 147वां जो प्रश्न है ये भारत में पाया जाता है, तो 2 ऑप्शन आप आराम से अलग कर सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि भारत का जो छोटा नागपुर पहाड़ है आपका पड़ता है रांची झारखंड में, और रांची में ही आपका क्या है, ये आपका जो है हुंडरू जलप्रपात है, जिसकी 98 मीटर हाइट है, और ये आपका सुवर्ण रेखा नदी पर पड़ता है, ठीक है ना, सुवर्ण रेखा नदी पर पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो आप कुंची कल को याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, 148वां प्रश्न है, प्रत्येक 1 मिनट 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है, 2 मिनट, 6 मिनट, 1 मिनट, या 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री पर जो है कितना समय परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाता है, यानी कह सकते हैं हम 4 मिनट, ठीक ना। 1 डिग्री बराबर आपका हो गया 4 मिनट, ठीक है ना। यदि आप इसको इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए, अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपका खत्म होने वाला है। 149वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, या नेपच्यून। बताइए कौन सा लेता है, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका बृहस्पति। बात आ जाती है जुपिटर की, यानी बृहस्पति की, तो ये जो है 9 घंटे में ये सारा पूरा काम कर लेता है, यानी कि अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। इसके उपग्रह आपसे पूछे जाएं तो 67 इसके उपग्रह हैं, और जिसमें सबसे बड़ा जो है पूछा जाता है कि ये किसका है, तो वो आपसे गैनीमेड पूछते हैं कि गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो वो आपका बृहस्पति का है। और इसे तारा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो ये बिल्कुल तारे के जैसे कार्य करता है, और सबसे बड़ा ग्रह भी आपका यही है, ठीक है ना। इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। चलिए,
150वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से द्वीपों समूहों में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है? बहामास द्वीप और श्रीलंका, बकेर द्वीप और करोलिन द्वीप, और क्लिकपटन द्वीप या कुक द्वीप, और टोंगा द्वीप या मॉरिशस द्वीप। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आप इसको सीधा उत्तर याद रखिएगा। जो आपके टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप पड़ते हैं वो आपके कहाँ पर हैं? ये आपके पड़ते हैं एक समान अक्षांश पर पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।